स्टूडेंट्स अब आवाज आ रही है? हेलो हेलो भावेश, जी सर, जी सर। अब आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ ऑडियो। ओके, अब बोलो ज्वाइन करें, मैं दोबारा शुरू करता हूँ इसको, है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक था प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स का था, ठीक है। इसमें मैंने मैक्सिमम जितने भी प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कुछ बचे हुए हैं, 2-3 हैं, वो उनके बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स में मेनली आपके डाई स्टफ होता है, डाई स्टफ या पिगमेंट्स होता है, ठीक है। इसके अलावा थिकनर होता है, कुछ एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, या फिर आपके कैरियर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से कई इंटरमीडिएट कई केमिकल्स इसमें यूज लेते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखने का है कि सभी केमिकल्स एट ए टाइम किसी भी पर्टिकुलर प्रिंटिंग पेस्ट में यूज नहीं लेते हैं, ठीक है। तो एसिड लिबरेट, अब हमारा जो टॉपिक है आज का उसमें एसिड लिबरेटिंग एंड एल्कली लिबरेटिंग एजेंट्स। स्टूडेंट, am I audible? Yes sir, yes sir. Okay, now start. Now एसिड लिबरेटिंग एंड एल्कली लिबरेटिंग एजेंट्स। तो देखिए प्रिंटिंग पेस्ट में कई जगह पर पर्टिकुलरली जिन डाइज में ऑक्सीडाइजेशन होता है या रिडक्शन होता है, उन डाइज के केस में एसिड लिबरेटिंग साल्ट या एल्कली लिबरेटिंग साल्ट यूज लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट एसिड या डायरेक्ट बेस यूज लें तो क्या प्रीमेच्योर ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो हमारा जो फैब्रिक है या उसका जो प्रिंट है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसके लिए हम जैसे सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई है या एनिलीन ब्लैक डाई है, उसके केस में हम एसिड लिबरेटिंग साल्ट लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये लेते हैं। या फिर आपके स्टीमिंग के टाइम में ये क्या है एसिड लिबरेट करता है, जो कि आगे रिएक्शन करके और ऑक्सीडाइजिंग कर देता है, ठीक है। इसी तरह से हम कुछ और भी केमिकल्स काम लेते हैं, जो भी मैं आगे बताऊंगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर नॉर्मली यूज्ड इन दिस पर्पस, ठीक है। इसमें देखिए एस्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, कुछ तो एस्टर्स होते हैं, एंड सेकंड अमोनियम साल्ट्स ऑफ मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। कुछ अमोनियम साल्ट होते हैं जो कि अमोनियम साल्ट होते हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड के होते हैं, मिनरल्स के होते हैं, ठीक है। दोनों ही हमारे लिए एसिड लिबरेटिंग साल्ट्स होते हैं, ठीक है। इनके कुछ के नाम ये हैं, आपके देखिए अमोनियम सल्फोसाइनाइड, ये इसका फार्मूला है NH4CNS, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जानते हैं आप, नौसादर बोलते हैं इसको, NH4Cl, और डाइमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ये, और अमोनियम ग्लाइकोडेट ये इसका फार्मूला है, ठीक है। इसी तरह अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट, these all are acid liberating salts। तो सेकंड है एल्कलीज, तो इसमें माइल्ड एल्कलीज जो होते हैं वो इंक्लूड किए होते हैं। माइल्ड एल्कलीज which are include sodium carbonate, potassium carbonate, sodium bicarbonate, sodium silicate, disodium hydrogen phosphate, trisodium hydrogen phosphate, etc. These all are alkalis or mild alkalis which are which works in steaming or curing process and used as alkali liberating salts। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर। यस सर। एनी क्वेरी, कुछ पूछना है यहाँ तक में? आकाश पराशर, ठीक है। नो सर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आगे देखते हैं। नाउ स्वेलिंग एजेंट्स, तो स्वेलिंग एजेंट्स वो होते हैं जो पर्टिकुलरली पॉलिस्टर के केस में बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे
These enables the dyeing of polyester. ठीक है, तो स्वेल अप करते हैं पॉलिस्टर को। डाई मॉलिक्यूल्स पॉलिस्टर में या डिस्पर्स डाई के मॉलिक्यूल पॉलिस्टर में इजीली पेनिट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, some carriers are worked as swelling agents. Their main function is to swell the fibers so that the dyestuff molecules can diffuse in them easily. ठीक है, ये इसमें डाइस्टफ मॉलिक्यूल इजीली पेनिट्रेट हो जाते हैं, इसलिए ये स्वेलिंग एजेंट्स पॉलिस्टर फाइबर को स्वेल अप कर देते हैं, उसको फुला देते हैं। अमॉर्फस रीजन बढ़ जाता है, अमॉर्फस रीजन बढ़ने से डाई मॉलिक्यूल आसानी से ट्रैप हो जाते हैं उसमें। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट इज नाउन एज स्वेलिंग एजेंट। इसमें अमोनियम कार्बोनेट होता है एक तो। नाउ मिसलेनियस केमिकल्स, अब जो ऊपर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बताए हैं, इनके अलावा भी कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको आप किसी स्पेशल ग्रुप में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, हाँ महिमा जोशी, कुछ पूछना है? हेलो। नो सर, नो सर। हाँ तो बोलिए, क्या पूछना है? हेलो, आपका माइक ऑन था ना? सर वो गलती से ऑन हो गया था। कोई बात नहीं, फिर भी कोई क्वेरी हो तो पूछिए। नो सर। ओके, कंटिन्यू। ठीक है, नाउ अब कुछ मिसलेनियस केमिकल्स हैं। मिसलेनियस में वो केमिकल्स आते हैं जो कि उपरोक्त जो ग्रुप है, उपरोक्त जो केमिकल बताए हैं या ऊपर में जितने भी केमिकल्स बताए हैं उनके अलावा होते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं रखे जा सकते हैं और पर्टिकुलर प्रिंटिंग में कभी कभार में यूज में आते हैं। तो इनके अंदर आप देखिए कौन कौन से। जनरली दीज आर द केमिकल्स स्पेशली यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस in the case of wet dyes of good dischargeability, certain complexing agents are incorporated in the printing paste containing a reducing agent, and printing on wet dyed fabric, wet dye से प्रिंट किया हुआ फैब्रिक, उसके केस में जब स्टीमिंग करते हैं तब उनको हम काम में लेते हैं। कुछ डिस्चार्जेबल केमिकल्स होते हैं। ठीक है, नाउ विच देन सेल्यूलोज एथर्स एंड एस्टर्स आर यूज्ड एज ऑक्सिलरीज टू थिकन द पेस्ट एंड प्रोटेक्ट द डाई। पेस्ट को थिक होने से बचाते हैं और डाई को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सेल्यूलोजिक एस्टर्स और ईथर और एस्टर्स। ठीक है, ये हो गया आपके मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग पेस्ट थिकनर्स का ये कंप्लीट लेसन था, आपके कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें कोई क्वेरी हो स्टूडेंट्स को अभी पूछ सकते हैं, इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे, बाद में पूछना चाहे बाद में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो आकाश प्रभाकर, आवाज आ रही है मेरी? आकाश? यस सर। मैं जो बताया अभी आपको क्लियर है ना? यस सर, का एक बार क्लियर कर देते सर। किसका? कैरियर्स का अभी देखते हैं ना, दीजिए, ये कैरियर्स आ गया। कैरियर्स का पहले बताया था मैंने। कैरियर्स, हाँ, कैरियर्स में क्या समझ में नहीं आया, बोलिए मुझे। ये टॉपिक मुझे क्लियर नहीं हो रहा सर। ये कैरियर नहीं, कैरियर मैंने बताया था, इसमें पूछना क्या है आप ये बताइए ना। कैरियर्स क्या होते हैं? हाँ, डिस्पर्स डाई के केस में होते हैं ये जस्ट लाइक आपके जो अभी मैंने आपको बताया है स्वेलिंग एजेंट्स की तरह होते हैं ये। ठीक है, और दोनों का ही वर्क जो होता है, कैरियर्स जो होते हैं लो टेम्परेचर पर डाई करने के काम आते हैं, जबकि स्वेलिंग एजेंट्स जो होते हैं वो स्वेल अप करते हैं, फाइबर्स को स्वेल अप करते हैं।
ठीक है, कैरियर्स, दीज आर मेनली यूज्ड फॉर फिक्सिंग डिस्पर्स डाई। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, फिक्सिंग डिस्पर्स डाई ऑन पॉलिस्टर और पॉलिस्टर वूल ब्लेंड्स एट लो एट टेम्परेचर बिलो देन 105 डिग्री सेल्सियस। ये कैरियर्स डाई को फिक्स करने के काम आते हैं, जबकि स्वेलिंग एजेंट्स फाइबर को स्वेल अप करते हैं, उसको फुलाते हैं ताकि डाई मॉलिक्यूल उसमें आसानी से पेनिट्रेट हो जाए। अब बोलिए, क्या समझ में नहीं है? ओके सर, ओके, क्लियर है अब। क्लियर है ना? सर टॉपिक को मतलब आप बता रहे थे तभी मैं लीव हो गया सर मीटिंग से, इसलिए सर। नहीं तो मीटिंग से लीव मत होइए, आप मीटिंग में रहिए प्लीज, है ना? यस सर। ओके, एनी डाउट कोई भी स्टूडेंट्स को? हेलो, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। पवन पुरोहित, पवन, पवन आवाज नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट हो रहा है सर बार-बार। पवन सो रहा है? नहीं सर, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो रहा है ये। क्यों डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है यार? ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर मेरे हो रहा है, शायद नेट का इशू होगा। नेट का इशू है, पर आवाज तो क्लियर आ रही है आपकी यहाँ पर, है ना? ओके, हाँ सर, अभी वापस ये ज्वाइन हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन करो। कोई कुछ डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम मेथड्स। नहीं सर, आगे बढ़ो सर। ओके, थैंक यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, अब मेथड्स में क्या होता है आपके, देखिए दो चीजें हैं। एक तो काम करने का तरीका, दैट इज द स्टाइल। सब व्यक्तियों का, सब आदमियों का स्टाइल अलग अलग होता है। स्टाइल ऑफ राइटिंग किसी पर्टिकुलर पर्सन का अलग होता है, कोई बाएं हाथ से लिखता है, कोई दाएं हाथ से लिखता है। ठीक है, स्टाइल ऑफ टॉकिंग, स्टाइल ऑफ वॉकिंग। ठीक है, किसी को जल्दी गुस्सा आता है, किसी को धीरे गुस्सा आता है, वो उसका स्टाइल होता है। ठीक है ना, कोई किस स्टाइल में कंघी करता है, कोई किस स्टाइल में बात करता है। दीज आर डिफरेंट स्टाइल। मीन्स किसी पर्टिकुलर इफेक्ट को लाने का जो मैनर है उसको हम स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, और मेथड की जहां तक बात है, किस तरीके से या किस इक्विपमेंट या किस मशीन के थ्रू वो है पर्टिकुलर इफेक्ट लाया जा सकता है या लाया जाता है, दैट इज द मेथड्स। तो हम फर्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग देखेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग डिनोट्स द मीन्स ऑफ एप्लीकेशन और अप्लायंसेस, मीन्स एप्लीकेशन करने का तरीका या उपकरण। ठीक है, इसके बारे में हमें बताता है ये। एक किसी कलर इफेक्ट को किसी फैब्रिक पर या टेक्सटाइल पर अप्लाई कैसे किया जाता है, उसका जो मेथड होता है या मशीन होती है, कोई इक्विपमेंट होता है, उसके बारे में जो बताएगा वो कहलाता है मेथड ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, लेकिन उसको डायरेक्टली उस मेथड उस इफेक्ट को हम डायरेक्ट ला रहे हैं या किसी कलर को डिस्चार्ज करके ला रहे हैं या किसी कलर को चढ़ने से रोक कर ला रहे हैं, किस तरीके से ला रहे हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो वो कहलाता है आपके स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड है। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड, सेकंड है हमारा स्टेंसिल प्रिंटिंग, देन रोलर प्रिंटिंग, देन स्क्रीन प्रिंटिंग, ट्रांसफर प्रिंटिंग, इंकजेट प्रिंटिंग। ठीक है, और ज़ेरोग्राफी। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में भी दे देता हूँ, बाकी फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग की। तो ब्लॉक्स के अंदर क्या, तो ब्लॉक्स किसी भी चीज का ब्लॉक बनाना, जैसे आप किसी से अटेस्टेड कराने जाते हैं
तो सील लगाता है। सील क्या है? इट इज ए ब्लॉक, ठीक है। और पहले के टाइम में, अभी तो ऑफसेट प्रिंटिंग चल गई, पहले के टाइम में जब किताबें छापते थे, ठीक है, एक एक अक्षर को, उल्टी इमेज को चिमटी से उठा उठाकर जमाया जाता था, फिर उसको रबर बैंड के थ्रू फिक्स किया जाता था और फिर कलर में डिप करके, मतलब प्रिंटिंग पेस्ट में चार्ज करके कागज के ऊपर छापते थे। दीज आर द ब्लॉक। तो जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस होती थी वो सब ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड से ही चलती थी। अभी ऑफसेट प्रिंटिंग का जमाना है, तो ऑफसेट, और ऑफसेट में भी बल्कि उनके लेजर प्रिंटिंग का जमाना है, ठीक है। तो वो सब अभी रिमूव हो गई है, हट चुकी है, ठीक है ना। तो ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, आपके वुडन ब्लॉक के ऊपर कोई भी आकृति छपी हुई होती है, उसको हम चार्ज करते हैं, ठीक है, और जब चार्ज करके कपड़े के ऊपर छापते हैं तो वो आकृति यूं की यूं आ जाती है। दिस इज द ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड। और सेकंड, स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल का मतलब है किसी भी डिजाइन को या किसी पर्टिकुलर शेप को अच्छी क्वालिटी के कागज, प्लास्टिक या आयरन शीट के ऊपर कट करना, दैट इज द स्टेंसिल, ठीक है। पहले के टाइम में जैसे कोई ऑर्डर, जब प्रिंटर वगैरह नहीं होते थे, किसी ऑर्डर की 100-200 कॉपी लेनी होती थी, तो टाइपराइटर पे फीते को रिमूव करके और अक्षर काटे जाते थे, ठीक है। अक्षर कटने के बाद में उसको रोटरी प्रिंटिंग मशीन पे लगा देते थे, ठीक है। और तो साइक्लो स्टाइल मशीन, उसको साइक्लो स्टाइल बोलते थे। तो जो जो रोलर को घुमाते जाते थे, एक साथ 100-200 पेज जितने भी होते थे उतने प्रिंट होके बाहर आ जाते थे, ठीक है। जितनी बार रोलर को घुमाएंगे उतने ही पेज प्रिंट होके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो साइक्लो स्टाइल जो है आपके स्टेंसिल प्रिंटिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ रोलर प्रिंटिंग। तो रोलर प्रिंटिंग में क्या होता है, स्टील का रोलर लेते हैं और उस स्टील के रोलर के ऊपर डिजाइन इनग्रेव करते हैं, ठीक है। इस स्टील के रोलर के साथ में एक अलग से कलर फर्निशिंग रोलर अटैच करते हैं, ठीक है। कलर फर्निशिंग रोलर कलर बॉक्स में या टब में आधा डूबा हुआ रहता है, टब से ये कलर लेता है, कलर फर्निशिंग रोलर प्रिंटिंग रोलर के ऊपर या स्टील के रोलर के ऊपर कलर को पास करता है, और उस कलर के रोलर से, उस स्टील रोलर से जो डिजाइन है वो किसी पर्टिकुलर फैब्रिक पर पास होती है। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। क्लियर हुआ है? बोलिए भाई। ओम प्रकाश कुमावत। यस सर। ये जो बता रहा हूँ आ रहा है ना समझ में आपके? हाँ सर, आ रहा है। ओके। तो इस तरह से ये रोलर प्रिंटिंग हुआ। एक साथ में इसमें मैक्सिमम 12 कलर ले सकते हैं आप। तो 12 कलर का फैब्रिक या प्रिंटेड फैब्रिक इसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। नाउ स्क्रीन प्रिंटिंग। तो कुछ कुछ डिमेरिट होने के कारण धीरे धीरे ये मेथड्स जो है वो हटते गए हैं, ठीक है। कुछ मेथड्स आज भी यूज ले रहे हैं, लेकिन स्क्रीन प्रिंटिंग फास्ट मेथड है, मतलब प्रोडक्शन इसमें अच्छा होता है, ठीक है। तो इसमें निकिल का, देखिए 3 तरह के स्क्रीन होते हैं। एक तो हैंड स्क्रीन, सेकंड फ्लैट बेड स्क्रीन, और थर्ड होता है रोटरी स्क्रीन, ठीक है। 3 तरह के स्क्रीन हमारे यूज में आते हैं, ठीक है। तीनों के अलग अलग डिटेल है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। और फिर इसके बाद में आपके ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन। ट्रांसफर प्रिंटिंग का जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें डिजाइन इसमें पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है। कहां से कहां पर होता है ये? अच्छी क्वालिटी के कागज के ऊपर जिस डिस्पर्स डाई का सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी पुअर होता है उससे डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। और उस डिजाइन को किस सिंथेटिक फैब्रिक यानी पॉलिस्टर के ऊपर रख देते हैं, और फिर
उसके ऊपर आयरन कर देते हैं। ड्यू टू हीट डिजाइन इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम पेपर टू फैब्रिक, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर डिजाइनिंग इज passes through paper to fabric, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो लो फास्टनेस, लो सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी वाली जो डाइज है वो इसमें हम यूज में लेते हैं। तो सर ये इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है सर हमें? ये पढ़ दे। वेरी गुड क्वेश्चन। इसकी जरूरत है ट्रांसफर प्रिंटिंग में। किसी भी तरह का कोई आफ्टर ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। पेपर्स हैं, फैब्रिक को प्रिंट करो और आप उसको डायरेक्टली पहनने के लिए यूज ले सकते हैं। नो क्यूरिंग, नो स्टीमिंग, कुछ भी जरूरत सर वो नहीं। पेपर Yes, क्या सर? बोलिए बोलिए। सर वो पेपर के बारे में बताओ ना, जो ट्रांसफर प्रिंटिंग में यूज होता है। एक सिंपल सा पेपर होता है, अच्छी क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि आसानी से फटना नहीं चाहिए कागज, ठीक है, और आसानी से पानी से या हीट से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस तरह का पेपर अपने कॉलेज में मिल जाएगा, हमारे पास में है, दास सर के पास में भी है, मेरे पास में भी उस तरह का पेपर आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बारीक पेपर होता है ये। आप लोग जैसे ट्यूशन पढ़ने कभी गए होंगे तो ये राइस पेपर काम लेते हैं ना। हेलो, राइस पेपर काम सर। लेते, कार्बन लगा के टीचर लिखते रहते हैं, जो एक साथ में 7-7, 8-8 प्रिंट आ जाते हैं, ठीक है। तो वो उस तरह का पेपर होता है। उसके ऊपर लो सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी वाली डिस्पर्स डाइस है, डिजाइन प्रिंट होती है। उस पेपर को फैब्रिक के ऊपर रखने के बाद में आप प्रेस कर दो तो जो डिजाइन है वो डायरेक्ट कपड़े पर आ जाएगी। हाँ बोलिए, किसी को कुछ डाउट? सर वो पेपर हम रीयूज कर सकते हैं क्या आफ्टर प्रिंटिंग? नो, आमतौर पर होता ये है कि अगर आपको अच्छा प्रिंट लेना है तो वो पेपर एक बार ही काम आता है। अगर आपको लो क्वालिटी का प्रिंट लेना है दूसरी बार उसको यूज ले सकते हैं। तो सर इसमें तो काफी महंगा पड़ता होगा सर? नहीं, महंगा नहीं होता वो। आमतौर पर वो इतना इसी कॉस्ट में आ जाता है जितने में आप आस्पेक्ट करते हो उस कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। सर ये तो सिर्फ सिंथेटिक फैब्रिक के लिए ही है ना? नहीं, कॉटन पर भी होता है ये। कुछ आर्टिकल इस तरह से निकले हैं, अगर आप इसमें इस बारे में आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर पुष्पा बजाज और डॉक्टर CV चवन IIT दिल्ली के भूतपूर्व प्रोफेसर रहे हुए हैं, उनके आर्टिकल्स इस पे छपे हुए हैं। लो सब्लिमेशन फास्टनेस या पुअर सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टीज के जो डाइज है उनको हम कॉटन के लिए भी यूज ले सकते हैं, कॉटन के लिए, और इवन पॉलिस्टर वूल के फैब्रिक के लिए भी काम में लिया हुआ है। बोलिए। जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें थोड़ी यूज करते होंगे इनको? उसी में यूज लेते हैं भाई मेरे। नहीं तो वापस आयरनिंग करेंगे तो सर वो लो सब्लिमेशन के कारण वापस? देखिए ऐसा है, जैसे मान लीजिए 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया आपने फैब्रिक पर, ठीक है, बहुत ही कम टाइम के लिए। तो 250 डिग्री सेल्सियस तक दोबारा टेम्परेचर आप दोगे नहीं, तब तक उस डिजाइन का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और इतना हाई टेम्परेचर अगर आप आयरन से दे दोगे तो चिपकने की संभावना रहती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन से फैब्रिक को पास होने में कुछ सेकंड के फ्रैक्शंस लगते हैं। मतलब 1/10 सेकंड में या 1/12 सेकंड में फैब्रिक पास हो जाता है वहां से। इतना कम टाइम आप आयरन द्वारा देना चाहोगे तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा, और आयरन को थोड़ी देर रख दिया फैब्रिक आपका चिपक जाएगा। तो ऑफ कोर्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। लो सब्लिमेशन फास्टनेस अगर ट्रांसफर प्रिंटिंग में अगर आपने उतना ही टेम्परेचर दोबारा दे दिया है जितने टेम्परेचर पर आपने डाई की है, ठीक है ना, ये प्रिंट किया है, तो वो जो डिजाइन है वो डैमेज हो सकता है, लेकिन
साथ में फैब्रिक भी डैमेज हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर? तो सर लो सब्लिमेशन कैसा हुआ कि वो तो हाई टेम्परेचर पे जब उड़ रही है तो लो सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि जो डाई टेम्परेचर पर, ये वैल्यू नहीं, इसका मतलब नहीं है कि कितने टेम्परेचर पर, मतलब जो डाई टेम्परेचर पर पर्टिकुलर डाइड फैब्रिक से या प्रिंटेड फैब्रिक से किसी दूसरे पर प्रिंट हो जाए, इसका मतलब उसकी सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी पुअर है। इसका मतलब यहाँ पर ये चीज मायने नहीं रखती है, या इस चीज का कोई मतलब नहीं कि टेम्परेचर कितना है। ठीक है ना? तो सर हमने टीसीपी लैब में किया था जो सब्लिमेशन पास में, उसमें तो सर अलग अलग स्ट्रिप्स थी, अलग अलग बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल बिल्कुल, उस हिसाब से ग्रेड किया था सर। हाँ, तो अलग अलग टेम्परेचर रखा जा सकता है। अगर मान लीजिए हाई टेम्परेचर, जैसे मैक्सिमम लिमिट जो है उसकी, अगर आपको ध्यान हो तो सब्लिमेशन फास्टनेस टेस्टर की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 250 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 250 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा आप देंगे तो डाई तो ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन फैब्रिक डैमेज होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसफर प्रिंटिंग करते समय ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमें कि डाई की प्रॉपर्टी क्या है, मीन्स सब्लिमेशन का जो स्केल है उस पर उसकी ग्रेडिंग कितनी आ रही है, ग्रे स्केल पर उसका ग्रेड क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है या 1 आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट किया जाता है, टाइम सेट किया जाता है, और फिर उसको अप्लाई किया जाता है। ये सभी डाइज के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, एनी क्वेरी? ओके सर। हेलो? नहीं सर, आ गया समझ। ओके, और कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट है आपके इंकजेट प्रिंटिंग। तो इंकजेट प्रिंटिंग का मतलब सीधे सीधे ही है, जिस तरह फ्लेक्स बोर्ड प्रिंट होते हैं, आपके प्रचार के लिए होर्डिंग्स पे लगाए जाते हैं फ्लेक्स बोर्ड, या उसी तरह से फैब्रिक भी प्रिंट होता है। इंकजेट प्रिंटर उसमें यूज लेते हैं, जिसमें आपके बेसिक कलर्स जो होते हैं, बेसिक कलर्स प्लस ग्रीन प्लस व्हाइट एंड ब्लैक, दीज कलर्स आर, या इन कलर के कॉटेज उसमें यूज होते हैं। तो जो डाइज आपके नोजल होते हैं, उन नोजल से इन प्रिंटिंग पेस्ट के या इन कलर्स के शावर, मैग्नेटिक शावर पर्टिकुलर जगह पर फेंके जाते हैं, और उससे ये प्रिंट होता है। ठीक है, कोई आफ्टर ट्रीटमेंट इसमें भी नहीं होता है। नेक्स्ट है आपके जेरोग्राफी। और जेरोग्राफी जो है वो आपके जस्ट लाइक जिस तरह कागज के ऊपर जेरोक्स होता है, फोटोकॉपी आप कराते हैं सभी लोग, उसी तरह फैब्रिक के ऊपर जेरोक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपके ब्लॉक प्रिंटिंग। तो स्टूडेंट्स, ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, आपके ओल्डेस्ट टेक्निक है ये। ब्लॉक प्रिंटिंग इज ओल्डेस्ट, ये सबसे पुरानी टेक्निक है, सिंपलेस्ट टेक्निक है, और इस मेथड में वुडन के जो ब्लॉक्स हैं वो यूज में लिए जाते हैं। और वुडन ब्लॉक्स के लिए लकड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जैसे आपके सिकामोर यानी अंजीर की लकड़ी है, वो इसके लिए सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, तो कुछ जगह पर आपके सागवान भी काम लेते हैं, लेकिन अंजीर की लकड़ी इसमें सबसे सही होती है। तो जो डिजाइन होती है, कोई भी डिजाइन, जैसे मान लीजिए अपने लैब में ही एक मोर का डिजाइन है, तो वो डिजाइन सबसे पहले अंजीर की लकड़ी का एक गुटका काट के उसके ऊपर चौक से या किसी भी चीज से बनाते हैं, कलर से बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद में कारीगरों के जो छेनी हथौड़े या छोटे मोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, आइटम होते हैं कटिंग करने के, उनके थ्रू हेलो, एक मिनट डॉक्टर
स्टूडेंट सॉरी अर्जेंट कॉल आ गया था कोई लिए, ठीक है। अब तो इस प्रिंटिंग में क्या होता है आपके, जैसे कोई भी डिजाइन है उसको ब्लॉक के ऊपर बना लिया, फिर कारीगर लोग उसको छेनी हथौड़े से ब्लॉक को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो ब्लॉक बना हुआ है उसको फिक्स किया जाता है कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करके, मतलब डिजाइन के कॉर्नर्स खराब नहीं हो, या डिजाइन वुडन का होता है तो वो टूटे नहीं, इसलिए उसको फिक्स किया जाता है। देन उसके बाद में उस डिजाइन को या उस ब्लॉक को प्रिंटिंग पेस्ट के भीगे हुए ब्लॉक के पैड के ऊपर उसको चार्ज किया जाता है, फिर ब्लॉक को सीधा सीधा छाप दिया जाता है जिस कपड़े के ऊपर उसको प्रिंट करना होता है, ठीक है। उसके बाद में फैब्रिक को ड्राई करते हैं, ड्राई के बाद में उसको स्टीमिंग में भेज देते हैं, स्टीमिंग या क्यूरिंग में जैसा भी हम डाई यूज ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में उस फैब्रिक को आयरन करके या उसको वॉशिंग करके सीधा यूज ले सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 10 to 12 कलर्स इसमें यूज ले सकते हैं, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट मेथड है और इजी टू एप्लीकेशन है, ठीक है। और ब्लॉक्स जो है वो डिजाइन से फुल किए हुए होते हैं, मतलब खूब डिजाइन होता है, चाहे जैसा डिजाइन आप उसमें बना सकते हैं। और अलग अलग साइज के ब्लॉक्स या अलग अलग साइज के रिपीट इसमें यूज ले सकते हैं, और ये डेकोरेटिव होते हैं। लेकिन इसके साथ में इसके कुछ डिमेरिट्स है, वो है अच्छा एक और इसमें ये है कि 2 ब्लॉक को काम लेके हम कोई भी 3 कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी 2 ब्लॉक्स काम लेके हम 3 कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं, कोई भी दोनों ब्लॉक का कोई भी पर्टिकुलर एरिया हम कॉमन कर देंगे। जैसे एक ब्लॉक, सपोज एक ब्लॉक है जिसमें कोई पेड़ का डिजाइन है, उस पेड़ में ग्रीन कलर की पत्तियां हैं, ठीक है। तो पत्तियों को अगर कॉमन कर देंगे तो येलो और ब्लू कलर के कोई 2 अलग वो है, येलो और ब्लू कलर को कॉमन कर देंगे तो ग्रीन कलर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, और वो डिमेरिट्स हैं आपके ये स्लो है, ठीक है, स्लो है, फाइन कटिंग इसमें आसानी से नहीं हो पाती है, और रिपीट को ज्वाइन करना इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, और लास्ट में ये थोड़ा लेबोरियस प्रोसेस है, ठीक है। सर इसको वापस रिपीट करो सर, बीच में आवाज चली गई थी। बात चली आवाज गई कट गई थी सर आपकी। कहाँ से रिपीट करना है बताएं जरा। यूजिंग 2 ब्लॉक सर, यूजिंग 3 कलर्स ना, तो देखिए 2 कलर को आमतौर पर एक कलर का एक ब्लॉक होता है, क्लियर। लेकिन दूसरे कलर का जो ब्लॉक है, अगर दोनों कलर के ब्लॉक में से कुछ डिजाइन कॉमन लेंगे तो क्या होगा, दोनों कलर एक ही पर्टिकुलर जगह पर छपेंगे, ठीक है। तो आपने कलर एंड डिजाइन में पढ़ा होगा, अदरवाइज तो आप पढ़ लेंगे। जैसे ब्लू और रेड कलर दोनों को अगर एक जगह छापेंगे तो ऑरेंज कलर प्रोड्यूस होगा। ये आपको ध्यान है? जिसने क्वेश्चन पूछा है बताए प्लीज। हेलो, यस सर। ये ध्यान है ना? तो हाँ सर। कोई भी 2 ब्लॉक हैं, उनका कुछ एरिया अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 3 कलर प्रोड्यूस हो सकते हैं। वो इस तरह से होंगे कि दोनों का कुछ एरिया अगर कॉमन ले लो, ठीक है। जैसे एक ब्लॉक रेड का है और एक ब्लॉक आपके येलो का है, तो येलो और रेड तो अलग अलग इफेक्ट आएंगे, लेकिन जहां पर कॉमन है वहां पर ऑरेंज इफेक्ट आ जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, अब इसके कुछ डिमेरिट्स देख लीजिए, ये मैंने आपको बता दिए थे। स्लो मेथड है, फाइन कटिंग या फाइन लाइन इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और रिपीट को जोड़ना इसमें आसान नहीं होता है, थोड़ा काफी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। और फाइनली ये लेबोरियस मेथड है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आप देख लें, कल मैं स्टेंसिल प्रिंटिंग से स्टार्ट करता हूँ। ओके।
ओके सर। ओके सर अटेंडेंस चैट बॉक्स में भेज दें? आप भेज दीजिए, अदरवाइज इसमें आ जाएगी अटेंडेंस, है ना। हाँ, Yes, उसमें ओके पोस्ट कर दीजिए।